हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज़ और मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर जा रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए, मतलब कमेंट कीजिए कि हाँ सर मेरी आवाज़ अच्छी जा रही है और अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है। और मेरा बोर्ड जैसे कि अच्छा से विजुअल तरीका से हाई क्वालिटी में दिखाई दे रहा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हम चलेंगे क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। क्लास 1 इससे पहले हम यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग आई होप देख लिए होंगे वो क्लास। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो क्लास देखिए, तब क्लास 2 देखिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा। आज 50 क्वेश्चन है, मतलब कि पीवाईक्यू दो क्वेश्चन, जैसे कि 20-20-40 होता है, मतलब कि पीवाईक्यू 40 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन जो है गेस करके लाए हैं, जो कि वो पूछा ही जाएगा। मतलब कि गेस क्या क्वेश्चन है जो कि 100% नहीं बोल सकते, 90% तो बोल सकते हैं, वो पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोग ये अंत तक देखिएगा ये सेशन को, ताकि आप लोग का एग्जाम डेट इंट्रेंस एग्जाम अच्छा जाए और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन हो। अभी तो कट ऑफ जनरल का 85 जा रहा है, मतलब 85 जा रहा है, और ईबीसी और ओबीसी वाले का जो है वो शायद 80 जा रहा है, मतलब 80 जा रहा है। इसीलिए आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि अच्छा नंबर आए, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन हो, तो और डायरेक्ट एग्जाम सरकारी कॉलेज हासिल हो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सामाजिक विज्ञान जो है मेरा। क्या है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ेंगे जो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज है, जैसे कि पीवाईक्यू सेशन भी आप लोग को हम पहले ही बता दिए, और ये क्लास 2 है। मतलब कि क्लास 2 क्लास 1 इससे पहले जो यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, तब ये क्लास देखिएगा, ठीक। और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न करेंगे, और ये क्लास नोट्स जो है आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पर किया जाएगा या इंस्टाग्राम पर किया जाएगा। इसका इंस्टाग्राम पेज भी है जैसे कि आइडियल टीचर्स एकेडमी के नाम से, और फेसबुक भी पेज भी है जैसे कि आइडियल टीचर्स एकेडमी के नाम पे। और यूट्यूब पे ये है क्या है, ये है क्या है, आइडियल टीचर्स एकेडमी। आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। भाग 1 में पहले है इतिहास, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हिस्ट्री क्या होता है, अतीत से वर्तमान, मतलब पिछली हुई बातें, पुरानी हुई बातें जो पूछी हम पढ़ते आज की जो प्रेजेंट में भी हम पढ़ेंगे, वही इतिहास कहलाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का आएगा। जैसे प्राचीन से आएगा, और जैसे कि हम पर क्या लिखा हुआ है, प्राचीन से आएगा, मध्यकालीन से आएगा, और आधुनिक भारत से आएगा। मतलब कि हम जो क्वेश्चन लिए हैं शायद इसमें शायद 15 क्वेश्चन होगा, इतिहास से 15 क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें जो है ना प्राचीन से, मध्यकालीन से और आधुनिक भारत से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या कहला है। पहला क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह कौन सा है। हम हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड देंगे, मतलब 5 सेकंड का टाइम देंगे हर एक क्वेश्चन में, और थोड़ा सा हम बोर्ड से भी हट जाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को मेरा जो ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है और उसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, और अपना अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। हम हट जाते हैं। क्या है मेरा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर बंदरगाह कौन सा है। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा लोथल बंगाल, लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह है ना, बहुत पुराना बंदरगाह है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हुआ था, ठीक है, उसका जो बंदरगाह हुआ था वो लोथल बंदरगाह है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद, ये आसान क्वेश्चन है। इसको आप लोग जैसे क्वेश्चन देखें, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ मेरा स्टूडेंट, मेरा विद्यार्थी, मेरे साथी और मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के छल्ले वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपना प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है, हम बताएं अब, ये है ए नंबर, ऋग्वेद। ऋग्वेद है ना, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो ब्रो। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। आप लोग फटाफट इसका आंसर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 5 सेकंड आप लोग के पास टाइम है, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। चलिए हम बताएं अब। क्या, महावीर स्वामी जो है ना 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में रिकॉल कर लीजिए, दिमाग में हटा लीजिए। 24वें, ये एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी जो है ना 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग युद्ध किस सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कलिंग युद्ध किस सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध था। ऑप्शन में ए में है चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके में है नंबर बी में है बिंदुसार है, नंबर सी में है अशोक है, उसके बाद कनिष्क है। आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
फटाफट आंसर दीजिए। आप लोग का आंसर मेरे अंदाज से आप लोग का आंसर जो आ रहा होगा ना, ये आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत है। इसका जो आंसर हम बताएं, राइट आंसर इसका अशोक होगा। क्या होगा? अशोक। राइट आंसर इसका अशोक होगा। ठीक। कलिंग युद्ध किस सम्राट के जीवन के आखिरी युद्ध था? वो अशोक साहब जो है ना, उसका आखिरी युद्ध था। अशोक साहब बहुत पुराने जो क्या युद्ध, मतलब कि युद्ध करने वाले क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो युद्ध करते थे वो सबसे पुराने थे। और कालिंग युद्ध जो हुआ था ना, वो किस सम्राट के जीवन का आखिरी, और अशोक का ये आखिरी युद्ध था, आखिरी युद्ध। उसके बाद ये कोई युद्ध नहीं किए थे अशोक साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। मेरा पीवाईक्यू सेशन का मकसद लाने का ये है कि कम टाइम में, कम समय में मेरा रिवाइजिंग अच्छे से हो और सोशल साइंस अच्छे से रिवाइजिंग हो, ताकि मेरा एग्जाम में सोशल साइंस में 20 नंबर आए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए हम जल्दी थोड़ा सा स्पीड में हम रिवाइजिंग कराते हैं। और पीवाईक्यू सेशन है, आप लोग कम से कम एक बार इसको विजुअल कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में अट जाएगा। ये भाषा वाला है, जैसे कि मैथ साइंस नहीं है जो हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा ना, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, और आप लोग का ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लीजिएगा, और एग्जाम में सटीक आंसर मार के भी आइएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। भारत में मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत में मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी? फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, ये आसान क्वेश्चन है। इसको आप लोग गलती कैसे कर सकते हैं? ये गलती होगा, समझ जाइए कि तैयारी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मेहनत कीजिए, अच्छा जरूर चलेगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो की थी हमारे बाबर साहब। बाबर साहब जो है ना, बाबर साहब ये मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य जैसे कि हुमायूं, अकबर, बिरबल जो आता है ना मुगल साम्राज्य में, उसी का जो है बाबर साहब ने इसका स्थापना किया था। ठीक। अगर सेशन समझ में आ रहा है ब्रो, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्त को भी फैलाइए। अभी छोटा सा फैमिली है, इसको बड़ा करना है। और तब तक अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 4 ऑप्शन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला ऑप्शन में है झांसी से, कानपुर से, दिल्ली से, मेरठ से। इसका फटाफट आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ताकि हमको भी लगे कि मेरा जिगर के छल्ले पढ़ाई कर रहे हैं। और सेशन लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। 10 क्वेश्चन गेस करके लाया गया है, और इसमें से मानिए 5 क्वेश्चन पूछने का चांस है। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से कंटेंट को पढ़िए, और डीएलएड एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप लोग इसका आंसर फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम बताते हैं इसका आंसर। मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था। समझ में आ रहा है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसमें गलती नहीं करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। सब मान रहे हैं 1947, लेकिन ये नहीं होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये नहीं होगा। 1947 में भारत देश आजाद हुआ था भाई, ये कैसे हो सकता है? इसका आंसर होगा ना, सटीक आंसर ए नंबर होगा। 1885 है, 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885। ठीक है। अगर थोड़ी मेरी वॉइस जो स्पीड जा रही है, आप उसमें यूट्यूब का एक फीचर्स है जिसमें कि आप उसको स्पीड कम या आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, थोड़ा मैं स्पीड बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया, फटाफट आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आप लोग ऑप्शन देख लिए, थोड़ा हम हट गए थे तो पूरा बोर्ड अच्छा से दिखाई पड़ रहा होगा ऑप्शन के हिसाब से। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये आंसर इसका जो होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक है ना, ये था स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक दिया था, ना कि लालाजी रत्पा दिया था, सुभाष चंद्र बोस कोई नहीं दिया था। महात्मा गांधी तो कब नहीं दिया था, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आसान क्वेश्चन है,
इसको आप लोग गलती नहीं करिए। तो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में आप पढ़े हैं, 11th में यहाँ तक पढ़े होंगे, यहाँ तक 12th में पढ़े होंगे भाई। 12th के बाद ही ना आप लोग फॉर्म भरे होंगे डीएलएड का। ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं। ये जो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो हम एक बार में बता देते हैं। ये होगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यहाँ 13 अप्रैल नहीं दिया हुआ, 1919 ईस्वी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन में टाइम नहीं देना, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, उसमें टाइम देना, उसमें समझना। ये आसान क्वेश्चन जो रहेगा हम ऑटोमेटिक है कि हम आगे बढ़ जाएंगे फटाक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये थोड़ा सा मीडियम मोडरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध शायद स्टार्ट जो हुआ था ना, वो 1942 में कितना में हुआ था मुझे तो उतना याद नहीं है, लेकिन हम बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था 1930 में नहीं, 1940 में नहीं, 1946 में नहीं, ये हुआ था 1942 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ये लाल टी शर्ट समझ में आ रहा है ब्रो? चलिए ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो की शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे आप लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, आप लोग इसको गलती नहीं कर सकते हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, वो कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर थोड़ा मर जाते हैं ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से ऑप्शन दिखाई पड़े। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। सब बोलते होंगे क्या इसका राइट आंसर? सब बोलते होंगे ये, लेकिन ये लॉर्ड माउंटबेटन ये नहीं होगा। इसका आंसर जो राइट आंसर होगा ये होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, राजेंद्र प्रसाद का तो नहीं होगा। ब्राह्मण क्या है? ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आसान क्वेश्चन है। ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप लोग स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है और राजा राम मोहन राय है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आएगा, गलत है। इसका राइट आंसर सी आएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो होगा ना, वो होगा, क्या होगा? वो होगा ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? राजा राम मोहन, सॉरी किसने किया था? वो क्या था? राजा मनरोही राजा। और कब हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कब हुआ था और ये किसने किया था ये हम बता देते हैं। राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां क्या था? हाँ, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां से किया था? ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का लिख के, जैसे 13 नंबर डैश इसका ऑप्शन दीजिए। और अगर आप चाहते हैं अच्छे से लिखने के लिए, आपका दिमाग अच्छे से रिविजन हो, उसका ऑप्शन दीजिए। जैसे खेरा सत्याग्रह है तो आप ये जैसे कि 13 का ए खेरा लिख सकते हैं, अच्छा से रिकॉल होगा। या बी आंसर होगा तो अहमदाबाद लिख सकते हैं, या सी आंसर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में चंपारण लिख सकते हैं, ताकि आप एक बार टाइपिंग कीजिएगा ना तो आप लोग के दिमाग जैसे हैंड से टाइपिंग कीजिए और दिमाग में रिकॉल होगा और अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। इसीलिए आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां से स्टार्ट किया था? हम थोड़ा हट जाते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई पड़े। अब फटाफट से आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा ना, बताए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चंपारण सत्याग्रह में ये स्टार्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप भूगोल में आते हैं, ज्योग्राफी में ये आप इसमें क्या सौरमंडल के बारे में देखेंगे कि सौरमंडल के बारे में क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और पीवाईक्यू सेशन में दिए गए हैं। और पृथ्वी और भारत की भूगोल के बारे में भी देखेंगे, इसमें कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है। आप लोग क्लास लास्ट तक देखिए तो अच्छा लगेगा हमको भी, और हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा आज शेयर कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं और आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी नजर उससे मिली और उसकी नजर शर्मा गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14,
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग गलती कहीं कर सकते हैं। आप लोग ये 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास यहाँ तक 11 12 नहीं पढ़े होंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे क्या है बड़ा ग्रह, छोटा नहीं बड़ा ग्रह कौन सा है? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे मंगल, मंगल जो कि नहीं होगा, इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और शनि को तो शायद इसको ज्यादा स्पीड घूमता है शायद ये, लेकिन इसका जो आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा वनस्पति। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वनस्पति होता है, सबसे बड़ा ग्रह वनस्पति ग्रह होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? जब जस्ट इससे पहले हम स्लाइड में अपनी बताए थे कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, वो मंगल ग्रह कहा जाता है। उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में, जैसे कि हमारा वायुमंडल में है, सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सा होता है? आप लोग इसे कमेंट में बताइए, ताकि हमको भी लगे कि मेरा जिगर के छिल्ले, मेरा जिगर के टुकड़े। और साथियों, स्टूडेंट और सभी साथियों, अपना अपना प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको भी लगे कि मेरा जिगर के छिल्ले पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी थोड़ा मोटिवेटेड होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप लोग फटाफट आंसर आ रहा है धीरे धीरे, इसका आंसर जो होगा ना आप लोग फटाफट बताइए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है गैस, वो कौन सा होता है? CO2 नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बहुत कम है, शायद 21% है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होगा ना, नाइट्रोजन वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, आप लोग फटाफट बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो हम ऐसे मार्क चले जाएंगे, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग आसान क्वेश्चन को गलती कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं कि आप लोग का कमेंट में क्या आ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, इसका आंसर जो होगा ना, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब हम बताते हैं। फटाफट आंसर बताइए। चलिए, एशिया महाद्वीप होगा इसका आंसर, राइट आंसर। ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करना, ये आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी जानता है, बच्चा बच्चा को पता है कि विद्यार्थी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, ठीक है। सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप कहलाता है, तो आप बोलने में मिस्टेक हो गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18, भारत की मानक समय रेखा की कितनी है? भारत की मानक समय रेखा कितनी है? इसका आंसर फटाफट दीजिए। ऑप्शन में एम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री पश्चिम है, 80 डिग्री पूर्व है, 85 डिग्री पूर्व है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो होगा ना, फटाफट बताइए। थोड़ा ये हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करना है, समझ के 1 सेकंड 1 मिनट ले लीजिए आप लोग, लेकिन समझ के इसका आंसर दीजिए, ताकि कोई मेरा क्वेश्श्चन गलती ना हो। और ऐसे ही अभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में भी गलती नहीं होगा। कुछ सेकंड, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको कुछ सेकंड कुछ मिनट दे दीजिए। क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने में, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर याद नहीं है तो। भारत में मानक समय रेखा, इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर जो होगा वो 82.5 डिग्री पूर्व होगा, 82.5 डिग्री पूर्व होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। देखिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, और शायद 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, 31 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग करेंगे लास्ट, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आसान क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम नहीं देंगे। गंगा नदी है, जो कि मेरा हर एक स्लाइड में, हर एक पीपीटी में, जैसे कि हर एक क्लास में मेरा ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट पूछ दिया जाता है। इसलिए आप लोग ये मान के नहीं चले कि आसान क्वेश्चन है इसको हम नहीं पढ़ेंगे। डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनर जो है क्या पूछ देगा ये आपको पता नहीं है। आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है, एलिमिनेट किसी को नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को आगे बढ़ते बढ़ते आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ना, वो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इन कंफ्यूज नहीं होने का, टेंशन नहीं करने का, टेंशन देने का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, हाँ, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। इसका आंसर राजस्थान होगा। राजस्थान है ना भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान, अब बताते इसका ट्रिक याद करने का। राजा कहाँ रहता है? बड़ा बड़ा घर में बड़ा बड़ा गाड़ी लेता है, बड़ा बड़ा जगह लेता है, मतलब कि जमीन लेता है। राजा राजस्थान, मतलब कि राजा राजस्थान से इंडिकेट होता है, मतलब इंडिकेट राजा राजस्थान से होता है। तो आप लोग ये दिमाग लगाए, क्षेत्रफल जैसे राजा साहब जो है ना क्षेत्रफल ज्यादा लेता है, मतलब घर का क्षेत्रफल बनाएगा ना बहुत बड़ा आलीशान बनाएगा, मतलब राजस्थान, राजा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो अगर इस चैनल जैसे कि इस क्लास समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है और आप लोग को अच्छे से वॉइस क्लियर जा रही होगी और ये पीपीटी और ये बोर्ड जो है आप लोग अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, हाई क्वालिटी में दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन के जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई वीडियो मिस ना हो। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आप वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए 21 क्वेश्चन में चले आए हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग गलती नहीं करने का, इससे गलती नहीं करने का। ये आसान क्वेश्चन, ये 8 राज्यों में, इसको हर एक पीपीटी में हम बताते हैं। कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, इसका दिख क्या है बताते हैं। कर्क, जैसे हम लिखते हैं कर्क, ठीक है, जैसे ये कर्क लिखे हैं ना, अब देखिए क में क्या बनता है। मान लीजिए ये क उठा के हम यहाँ लेके आ गए क, अब देखिए ये क है ना, इसमें 8 बन जाएगा, 8। आप ये समझ जाइएगा कि कर्क रेखा जो है, कर्क जो लिखा हुआ है ये 8 तक लिखा हुआ, 8 टाइप का लिखा हुआ 8, तो ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। आप लोग ये आसान ट्रिक दिमाग में हटा लीजिएगा, कर्क रेखा ये 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? मतलब तट मैंने समझ रहे हैं, समुद्री राज्य साइड में जो होता है वो तटरेखा कहलाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य की है? सबसे तटरेखा किस राज्य की है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो हम हट जाते हैं, आप लोग को ऑप्शन अच्छे से दिखाई पड़े, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। आंसर आ रहा धीरे धीरे। देखिए नरेंद्र मोदी का घर कहाँ है? आप लोगों को पता है? ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो है ना गुजरात के हैं और गुजरात का हिसाब से बड़ी तटरेखा है नरेंद्र मोदी, गुजरात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध, ये आसान क्वेश्चन, इसको आप लोग गलती नहीं करने का, ये आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग ऑप्शन दीजिए फटाफट। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। और लाल टी शर्ट, क्या समाचार है तेरा? बढ़िया, सब पढ़ाई लिखा अच्छा चल रहा है? चलो ठीक है। इसका तो इसका आंसर दो, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। इसका जो आंसर होगा वो होगा महानदी। महानदी जो है ना, महानदी वो एशियाई, जैसे कि सॉरी, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में फटाफट हम लोग आ गए हैं। 24 में कितना जल्दी हम लोग फटाफट क्वेश्चन कर लिए, करीब 10-20 मिनट लगा होगा, 15 मिनट। 25 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लिए हैं और पीवाईक्यू सेशन के साथ भी और प्रैक्टिस टेस्ट के साथ भी और अच्छे से कर रहे हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए आप बताते हैं, इसका आंसर आप पहले बताइए तो हम बताएंगे। हम बताते हैं इसका, देखिए एक होता है एशियाई शेर, उसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बाघ के लिए नहीं होगा, नहीं गेंडा के लिए भी नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए भी नहीं होगा, हाथी के लिए नहीं होगा, ये होगा एशियाई शेर के लिए। इसके लिए होगा एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए मतलब कि हम बोले ना अभी लायन के लिए, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आ गए, ठीक है। क्वेश्चन 25 बताइए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये आसान क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप। आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले में हमको क्या बोलता है? यूरोप बोलता है, दूसरा में क्या बोलता है? अंटार्कटिका बोलता है, और दक्षिण अमेरिका बोलता है चौथा में, और थर्ड में बोलता है हमको ऑस्ट्रेलिया। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर फटाफट बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। सबसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है, इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए। हम आई होप आप लोग का ये आंसर फटाफट दे रहे होंगे। थोड़ा सा हम सबको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि सभी फॉर्म भरे हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, और सभी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें और अच्छा नंबर ऑब्टेन हो, और सभी अपना अपना सरकारी कॉलेज पाएं। इसीलिए 5 सेकंड रुक जाते हैं। अब इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका जो आंसर होगा ना वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो होगा ना, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भूकंप का तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। पहला में है, ऑप्शन में है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल है, और दूसरा में है केल्विन स्केल है, और बोरोमीटर है, और तीसरा में जो है वो डेसिबल है, डेसिबल है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका पैमाने का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर आ रहा है धीरे धीरे। इसका आंसर जो होगा ना, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा। क्या होगा? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो होगा ना, वो भूकंप नापने का सबसे अच्छा, मापने की सबसे अच्छा पैमाना है। ठीक है, आप इससे भूकंप, रिक्टर स्केल से आप भूकंप को तीव्रता माप सकते हैं, वो भूकंप कितना डेसिबल से चल रहा है, मतलब इसका तीव्रता से चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, एक मेरा दोस्त था, वो दोस्त जो है ना, वो कंफ्यूज गया था, मतलब कि उसको कंफ्यूज क्रिएट हो गया था। पिंक सिटी, स्मार्ट सिटी के भी नाम से, स्मार्ट सिटी हम ऊपर नहीं देते हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी जो होता है भागलपुर होता है। स्मार्ट सिटी को भागलपुर के नाम से जाने जाते हैं। तो वह ना, क्या हुआ था, उसका, मेरा एक दोस्त था, मेरा पार्टनर साथी था, वो एग्जाम हॉल में बैठा था। ठीक है, एक बड़ा एग्जाम था, उसमें पूछा था पिंक सिटी, वो सारा ससुरवा जो है ना, वो मार के आया था क्या? भागलपुर। बताइए, भागलपुर मार के आया था। आसान क्वेश्चन, एक कितना आसान क्वेश्चन है, गुलाबी शहर, एक लाइन का क्वेश्चन है और एक लाइन का भी आंसर है। ये फटा दिमाग में उसका ये क्रिएट हो गया कंफ्यूजन, स्मार्ट सिटी और पिंक सिटी उसको समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूजन क्रिएट होकर उसका एक नंबर खा गया, एग्जाम्पल एक नंबर खा गया। ये देखिए क्वेश्चन फंसने वाला है। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है क्या? जयपुर को। जयपुर को आप लोग दिमाग में ये हटा लीजिए, ये बात को, जयपुर के पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और स्मार्ट सिटी को भागलपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे समझ में आ रहा है ना? अगर इस सेशन को पसंद आ रहा है, और आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ऐसे करके ऑप्शन होगा, मतलब कि ऐसे करके ऑप्शन होगा, इसको आप कलरफुल कीजिएगा तो आपका लाइफ भी कलरफुल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में जाने के लिए आप नागरिक शास्त्र सिविक्स का प्रयोग करेंगे। अब सिविक्स में हमें संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा क्या अधिकार है, मतलब कि संविधान क्या बोल रहा है, वो सिविक्स में आते हैं, नागरिक शास्त्र में आते हैं। अब नागरिक शास्त्र में देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हमें बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या, संविधान की प्रारूप समृद्धि अधिक है, वो क्या है? इसका आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, और भी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, और सरदार भाई वल्लभ पटेल भी हैं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फटाफट, फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। संविधान का परिषद समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किधर है? यही है क्या? नहीं, ये नहीं है, राजेंद्र प्रसाद साहब है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो है संविधान की परिषद समिति अध्यक्ष है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, भारतीय संविधान कब अंग्रित किया गया? आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान जो है कब अंग्रित किया, कब लागू नहीं हुआ, कब अंग्रित किया गया, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। कब लागू हुआ था, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कब हुआ था? फटाफट आप लोग बताइए, फटाफट। भारत संविधान कब लागू नहीं हुआ, अंग्रित हुआ, कब ये बना था, कब तैयार हुआ था? आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये लिखा हुआ इसमें जो है कंफ्यूजन है, जनवरी लिखा हुआ, ये हुआ नवंबर लिखा हुआ, ये जनवरी लिखा हुआ, यहाँ अगस्त लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब इससे हम इनसे बताते हैं। ये स्टार्ट जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, मतलब कि ये है ना, भारतीय संविधान अंग्रेजी में तैयार किया गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये जो लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, जिसे हम 26 जनवरी मनाते हैं और झंडा तोलन वगैरह करते हैं। ये सब है 26 जनवरी 1950 को ये हुआ था लागू। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये जाएगा बी नंबर 26 नवंबर 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
मौलिक मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है? नहीं। रूस से लिया गया है? नहीं। आयरलैंड से लिया गया? नहीं। यूएसए से लिया गया? नहीं। हम तो सब नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है, इसलिए अभी हम नहीं बोले। इसमें तो सब सही, इसमें तो एक सही है, चारों ऑप्शन में एक तो सही है, लेकिन हम सब में नहीं बोले हैं। क्यों? लेकिन आपको ये ऑप्शन देना, तब इसके बाद हम हाँ बोलेंगे कौन आंसर सही है। ठीक। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? देखिए, इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका इसमें नहीं दिया है, लेकिन दिया है यूएसए की है, हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम से हम यूएसए के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन? शिक्षा का अधिकार आरटीई किस आयु वर्ग से लिया गया है? शिक्षा की अधिकार आरटीई किस आयु वर्ग से लिया गया है? अब आप लोग किस वर्ग का आयु का है? ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग बताइए, क्वेश्चन समझ के, ऑप्शन समझ के। आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का अधिकार आरटीई की आयु का वर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है भारत में मतदान करने की आयु, मतलब कि हम वोटिंग करेंगे। आप अपने नेताजी को चुनते हैं, वोटिंग करते हैं। 17 वर्ष का जो बालिक इंसान होते हैं, मतलब कि साथी होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो वोटिंग नहीं करते हैं, वो 18 वर्ष के ही बात करते हैं। तो इसका जो मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष की आयु जो है वही करेंगे मतदान, मतलब वोटिंग करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आसान क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम में कम से कम पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन टाइप में है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर आ रहा है धीरे धीरे। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? वो है हमारे 30 वर्ष। नहीं, 30 वर्ष नहीं के है आंसर, इसका जो आंसर होगा ना 35 वर्ष होगा। क्या होगा? 35 वर्ष। 35 वर्ष भारत का न्यूनतम आयु है क्या किंची करने के लिए? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। हमारा जैसे एज 35 वर्ष हो जाएगा ना, तब भी हम राष्ट्रपति बन पाएंगे। लेकिन हम सोचेंगे हवा में कि चलो भाई हम राष्ट्रपति बन जाते हैं, नहीं, ये तो गलत सोच है। क्या है? 35 वर्ष। 35 वर्ष में ही आप राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे बीच आ गए हैं धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? आसान क्वेश्चन है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और इसका कौन कौन अंग होते हैं वो आप लोग कमेंट में दीजिए, ताकि हम अभी तो 3 बता के चल जाए और आपका कमेंट हमें बताए कि 3 अंग होते हैं। कौन कौन अंग होते हैं वो भी आप लोग ब्रैकेट में, जैसे ब्रैकेट में यहाँ हम नहीं बताएंगे, आप ब्रैकेट में इसका आंसर दीजिए कौन कौन अंग होते हैं। अगर आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, तो आप लोग यहाँ पर तीनों अंग के बारे में कोमा देके आप तीनों अंग के बारे में लिख सकते हैं कि कौन कौन अंग पाया जाता है। ठीक है, हमने लिख देते हैं ए बी सी, मतलब कि आप ए की जगह पर आपको एक अंग लिखना है, बी की जगह दूसरा अंग लिखना है, सी की जगह पे आप लोग को तीसरा अंग लिखना है। ठीक, हम पहले इसका आंसर जो होगा ना वो 3 होगा। आसान क्वेश्चन है। भारतीय संसद के कितने सदन, लेकिन इसका जो अंग होता है वो आप लोग बता दीजिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। इसका ऑप्शन जो बी होगा, लेकिन इसका आंसर ब्रैकेट में देके आप लोग इसका ऑप्शन लिख दीजिएगा, ताकि हमको भी लगे कि मेरा जिगर के छल्ले, मेरे जिगर के साथियों पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 में आ गए, सॉरी। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 35 आसान क्वेश्चन है। आसान, सब तो आसान क्वेश्चन, लेकिन बनता ही नहीं है। क्या बताए? फटाफट से आंसर बताइए, इसका आंसर फटाफट बताइए। राज्यसभा की सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? इसका जो होता है ना 6 वर्ष होता है। 4 वर्ष नहीं लिया जाता है, 5 वर्ष भी नहीं लिया जाता है, और 7 अस्थायी, मतलब कि सब दिन के लिए नहीं रहा जाता है। इसका कम से कम 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का। जैसे अस्थायी समझ रहे हैं, अस्थायी परमानेंट जैसे कि नहीं हो सकता है। ये सदस्य जो है परमानेंट नहीं हो सकता। राज्यसभा के सदस्य परमानेंट 6 वर्ष तक ही होता है इसका।
आप लोग कोई जैसे 5 साल में चुनाव होता है ना, 5 साल में आप लोग इसका आंसर बी में नहीं चल जाइएगा, 5 वर्ष नहीं होगा, इसका आंसर होगा 5 से 1 बढ़ के 6 होगा, इसका आंसर राइट आंसर 6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में अब आए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? आसान क्वेश्चन है। आप लोग अनुसूची जब जीके जीएस पढ़ते होंगे, सोशल साइंस पढ़ते होंगे, संविधान के बारे में बहुत चीज पढ़ते होंगे, अनुसूची के बारे में बहुत चीज पढ़ते होंगे। आप लोग ये मुंह पे मतलब जी पे रहना चाहिए, पटसिन बोले पटसिन आवाज आया। क्या है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? 8 है, 10 है या 12 है, 14 है? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम देखते हैं कमेंट क्या आ रहा है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर धीरे धीरे आ रहा है। देखिए ये तो अभी रिकॉर्डेड क्लास है, कमेंट बॉक्स मतलब आप कीजिएगा, मतलब कि ये लाइव की तरह हम पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं बार बार कि हर एक वीडियो हर एक क्वेश्चन में कि आप लोग कमेंट कीजिए, मतलब कि जो है ना, यहाँ भी कुछ और भी बच्चे बैठे वो अपना अपना कमेंट कर रहे हैं अपने पर्सनल मोबाइल में, और उसका हम कमेंट देके बताते हैं। और आप लोग जो अभी क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद लाइव भी चलेगा, लाइव भी इसी चैनल पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो है ना, आप लोग अभी इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म देखेंगे, और आप लोग को इसलिए हम बता रहे हैं कि कमेंट कीजिए, ताकि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना खोलिए, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ना कि लाइव चैट में नहीं। लाइव चैट में नहीं हो, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अभी यूट्यूब पर अपलोड होगा, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ साथी बैठे हुए हैं, वो पर्सनल फोन पर वो अपना कमेंट कर रहे हैं। मतलब आप भी वो जैसे कि शेयर होता है ना, अनलिस्टेड शेयर, वही किए हुए हैं। अभी कुछ सब्सक्राइबर अच्छे होंगे और आप लोग साथ दीजिएगा तो लाइव भी स्टार्ट होगा। तो अभी क्वेश्चन चलते हैं। 36 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मतलब कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हम बाद में उसमें देख लेंगे, और आप उस कमेंट में हम लाइक करेंगे, उस कमेंट पर हम रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूची संख्या 12 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्य न्यायाधीश है और राज्यपाल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम सब बोर्ड से हट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा का मुख्य नियुक्ति जो करता है वो हमारा राज्यपाल साहब करता है। राज्यपाल जो साहब होंगे ना, वही है मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल साहब मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। ठीक, बस 12 क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त किया जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रधानमंत्री है। क्या फर्स्ट नंबर में प्रधानमंत्री है, सेकंड नंबर में मुख्य न्यायाधीश है, थर्ड नंबर में लोकसभा का अध्यक्ष है, उसके बाद राष्ट्रपति है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, थोड़ा हट जाते हैं बोर्ड के सामने से। ये आसान, तो सबके जुबान पे होना चाहिए, क्वेश्चन सबके जुबान पे होना चाहिए। इसका आंसर बताएं, फट बता देते हैं कि आसान क्वेश्चन। राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर पढ़ लेते हैं। संसद है पहला में, ठीक, दूसरा में क्या है, राष्ट्रपति है, तीसरा में विधि मंत्री है, चौथा में प्रधानमंत्री है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी आना चाहिए, 5 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 क्लिक के और डैश लेके आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर फटाफट दीजिए, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो करता है वो करता है हमारे राष्ट्रपति साहब। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आप भी कमेंट बॉक्स में 39 की जगह ऐसे डैश करके आप लिखिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या है, ये राष्ट्रपति कौन है वो भी डैश लिखिए। और अभी जो है प्रेजेंट में वो भी राष्ट्रपति, उसको भी लिखना है। और अभी सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और डैश देख ये भी लिखना है, ताकि आपका दिमाग और आपका मेंटली हालत जो है अच्छे से रिकॉल हो और अच्छे से एग्जाम में ऑप्टेन नंबर आए, मतलब अच्छा सा नंबर आए, सरकारी कॉलेज प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, आपके पास पैसा है, आपका जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? आप इसे सोशल साइंस के थ्रू, मतलब कि सिविक्स के थ्रू आप इसका आंसर दीजिए। पहला क्या है, मौलिक है, दूसरा क्या है, कानूनी विधिक है, और कोई नहीं है, और प्राकृतिक है। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में अच्छे से, तो हम यहाँ मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, आपको अच्छे से ऑप्शन पढ़िए और एलिमिनेट ऑप्शन को एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए, और इसका आंसर टिक मारिए, और 40 नंबर का डैश देके इसका आंसर फटाफट बताइए। आप लोग 5 सेकंड का टाइम है।
फटाफट से संपत्ति में आपके पास पैसा रुपया संपत्ति है, जयवल है, हीरा मोती जो भी आपके पास संपत्ति है, ठीक है, जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, 20-50-100 बीघा है, और उसके माध्यम से आप कौन सा, जैसे कि सोशल साइंस में कौन सा ये अधिकार है, ये है कानूनी विधिक अधिकार है, कानूनी विधिक अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज सबसे पहले देखिए यहाँ गुजरात भी दिया हुआ, मोदी साहब का, नरेंद्र मोदी साहब का घर है, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, दूसरा में दिया है मध्य प्रदेश दिया है, चौथा में राजस्थान दिया है। इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर क्या होगा? आंसर फटाफट जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? चलिए हम बताते हैं। इसका जो आंसर होगा राजस्थान होगा। राजा का घर, आपको बताया था राजा घर राजस्थान कहलाता है, राजस्थान होगा। क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच 8 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी कर लेते हैं ताकि तब जाके क्लास समाप्त कर दिया जाएगा। लास्ट तक आप लोग बने रहे और लास्ट तक आप लोग इस वीडियो देखिएगा तो आप लोग का मैं सदा आभारी रहूंगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी हम लोग के लिए मेहनत कीजिए, ये वीडियो देखिए और आप अच्छा नंबर लाइएगा मेरे अंदाज से, और अच्छे से पढ़ाई चल रहा है आप लोग का। ये बात भी आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ पढ़ाई अच्छा चल रहा है सर, ऐसा बात है, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड लाएंगे और अच्छा से जिस हिसाब से आप लोग का कमेंट में आंसर आया होगा उस हिसाब से अगली क्लास में अच्छे स्लाइड में अच्छे टफ लेवल का क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, मतलब पहले आसान चलाते हैं, उसके बाद मॉडरेट, तब उसके बाद हार्ड लेवल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। ग्राम पंचायत का मुख्य कौन है? मुख्य कौन है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन है? बीडीओ है, बीडीओ साहब दे दिए, सरपंच साहब दे दिए हैं, मुख्यमंत्री डीएमओ साहब दे दिया है। चलिए इसमें कौन सा होंगे? ससुरा साहब। आप लोग इसका आंसर दीजिए। 42 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर सोचते हैं क्या? प्रधानमंत्री देते हैं मौलिक अतिथि में, क्या प्रधानमंत्री आंसर आता? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होगा। आप लोग अंदाज से नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, उसको एलिमिनेट करने, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश। वीडियो कैसे हो सकता है? डीएम कैसे हो सकता है? ये इतना बड़ा पद का आदमी, मुख्यमंत्री साहब, भारत का बाप बोला जाता है, मतलब कि भारत को जो चलाता है, वो कैसे हो सकता है? वो होगा सरपंच। देखिए ये जो छोटा मोटा चीज सरपंच होता है, अच्छा प्रधान जो होता है, वो होता है ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत से जिससे भी आए, मतलब की होता है मुखिया सरपंच के बारे में ही बात किया जाएगा। अगर लोकसभा करेगा ना तो राष्ट्रपति आप जाइए, राष्ट्रपति में जाइए, प्रधानमंत्री ऑप्शन में जाइए, लेकिन जब ग्राम पंचायत बोलेगा तो आप सरपंच की ओर जाइएगा। सरपंच और प्रधान जो है इसका प्रमुख कौन करता है? प्रमुख करता है ग्राम पंचायत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भाग 4 में आ गए। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बचा है, इकोनॉमिक्स को भी देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के और क्षेत्र, आरबीआई और विकास के बारे में भी इसका ऑप्शन में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, आप इसको भी देख लीजिए। कुछ सर 8 क्वेश्चन होंगे, उसको भी कर लेते हैं अब फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43, अस्तात का जनक जो है वो किसे है? अस्तात का जनक किसे कहा जाता है? वो है क्या है? अमर्त्य सेन और चाणक्य और कार्ल मार्क्स है और एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक जो होता है फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो कौन है? वो जो है वो हमारे हैं कौन है? एडम स्मिथ। ये अच्छे आदमी है एडम स्मिथ है, इकोनॉमिक्स का जनक का खोज किए थे, एडम स्मिथ जनक का खोज किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। 1935 दिया हुआ है, 1947 दिया हुआ है, 1950 दिया हुआ है और 1947-1949 भी दिया हुआ है। और भारतीय आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग इसका आंसर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि मेरा जिगर के छल्ले पढ़ाई कर रहे हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए भाइयों, साथियों, आंसर देना है जल्दी फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? ये होगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 5 क्वेश्चन और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वो क्या प्राथमिक क्षेत्र है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र है, उसके बाद चतुर्थ क्षेत्र है, मतलब तृतीय क्षेत्र है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। और 5 सेकंड हम रुक जाते हैं, हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड रुक रहे हैं। अब हड़बड़ी क्या है, 5 सेकंड और रुक जाते हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर धीरे धीरे दीजिए फटाफट, आप लोग फटाफट।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट दीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चन कदमों से क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 45 नंबर का फटाफट क्वेश्चन दीजिए। इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र इसका आंसर आएगा। क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। इसके किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या है? श्वेत क्रांति, राइट व्हाइट रेवोल्यूशन के संबंधित किससे है? खदान से है, दूध से है, मछली से है, अंडा से है। इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। 46 नंबर का आंसर दीजिए। क्या हुआ? 46 नंबर का आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। श्वेत क्रांति, व्हाइट, दूध क्या होता है? व्हाइट होता है। तो इसका आंसर हम दूध की ओर चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। भारत में नीति आयोग, NITI आयोग, नीति आयोग मतलब पदेन है। नीति आयोग किससे संबंधित है? वित्त मंत्री से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, RBI से, किससे संबंधित है? ये आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि कोई हड़बड़ी, कोई गलती ना हो और अच्छा से मार्क्स ऑप्शन आए। फटाफट ऑप्शन आंसर दीजिए आप लोग। क्या है? 47 नंबर का ऑप्शन क्या है? 47 नंबर का 47 नंबर का आंसर जो होगा प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो गठन किया था वो प्रधानमंत्री का गठन किया था। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपया का जो नोट पे है, जैसे सिक्का है, उसमें किसका हस्ताक्षर आता है? 1 टका के नोट पे। इसका फटाफट से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। हट जाते हैं थोड़ा सा। क्या है? वित्त सचिव। वित्त सचिव का जो है उसका 1 रुपया के हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल की संबंधित है? हरित क्रांति ऑप्शन में क्या है? चावल और जूट है, चावल और गेहूं है, दालों है, गन्ना है, तिलहन है। हरित क्रांति का मुख्य रूप से किस फसल से उत्पादित है? इसमें भी आप लोग कमेंट कीजिए। 49 नंबर का फटाफट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? हरित क्रांति जो है ना चावल और गेहूं से इसका मुख्य फसल है, संबंधित है चावल और गेहूं। फटाफट इसका आंसर जो है चावल और गेहूं आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको भी यहां तक आप लोग आए हैं तो इसके लिए हम शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थराष्ट्र पूंजीवादी है और समाजवादी है, सामान्यवादी भी है और मिश्रित भी है। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, धन्यवाद यहाँ तक डीएलएड सामाजिक विज्ञान के लिए अच्छे से तैयारी की है। 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि इसमें 40 क्वेश्चन पीवाईक्यू सेशन का है और 10 क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन लाया गया है। और 10 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से मेहनत किया हुआ है क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कंटेंट है क्या है? आइडियल टीचर्स एकेडमी को आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक इस वीडियो पहुंचे। और यहाँ पर सीटेट, बीएड, डीएलएड की तैयारी कराया जाता है। अभी तो फिलहाल डीएलएड मिशन है और आगे बहुत चीज की तैयारी कराया जाएगा। और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना ना भूलें। और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टाटा एंड टेक केयर।